Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 10th स्टैंडर्ड साइंस एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों मैं आपको पहले ऐसे समझा देती हूँ। ये मान लीजिए आपकी क्लासरूम है और यहाँ पर आपके टीचर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये टीचर्स आपसे कुछ सवाल पूछते हैं तो कि सारे बच्चे उस सवाल का जवाब देते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल का फ़ौरन जवाब देते हैं एंड दीज स्टूडेंट्स आर योर। ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये आपके रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं। उसके बाद क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, ठीक है। उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो ये बच्चे भी आपके रिएक्टिव हुए। कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि उनको अगर आप कोल्ड वाटर भी ऑफर करो ना तब भी वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये बच्चे क्या हुए? आपके रिएक्टिव हुए। उसके बाद बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिएक्ट तो करते हैं लेकिन थोड़ा देर से रिएक्ट करते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी कह लो आप, उनको आप कोल्ड वाटर ऑफर करो, हॉट वाटर ऑफर करो, स्टीम ऑफर करो, वो आपके रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। हमने पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों आपने 9th स्टैंडर्ड में इस बात को सीख लिया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पर होते हैं, किस वजह से इनको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। हमने क्लासिफिकेशन किया था, कॉन्फ़िगरेशन किया था, ये सारी बात आपने समझ ली थी। यहाँ पर हम इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। उसके बाद हम फाइनली एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पर हम बताएंगे कि ये जो मेटल्स हैं ये इनकी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़ इस तरह की होती है कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन सोडियम होता है, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। इस तरीके से हम चैप्टर के एंड में ये बात बताएंगे आपको कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, सबसे ज़्यादा ये वाला मेटल रिएक्ट करता है। लेकिन बच्चों हम अभी क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अभी हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अभी हमने देखा नहीं कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी तो हमें ऑब्जर्व करना है ना, धीरे धीरे अपने चैप्टर्स को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मेटल के केस में। पर आपकी लैब में जो भी मेटल्स अवेलेबल हैं, आयरन, कॉपर, इनको हम मैं आपके मेटल से सिम्बल से बताऊँगी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड एंड जिंक, ये आपके पास मेटल्स आपको ले लेने हैं लैब से और इनको ऑब्जर्व करना है। जैसे ही आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है शाइनिंग सरफेस, ये लश्रस होते हैं, इनकी शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक है बच्चों। सारे मेटल्स की शाइनिंग सरफेस होती है। अब आगे जब हम देखेंगे मेटल्स इन दियर पोअर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लश्यर, और इस प्रॉपर्टी को हमने मेटालिक लश्यर कहा। आपसे कोई पूछे मेटालिक लश्यर क्या होती है? द मेटल रिफ्लेक्ट लाइट ड्यू टू विच दे हैव ए शाइनिंग सरफेस, लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो शाइनिंग सरफेस दिखा देते हैं, ये मेटालिक प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद बच्चों आपको ये मेटल्स ले लेने हैं और इनको शार्प नाइफ से कट करके देखना है। जैसे आप इनको कट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरली सारे मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिलेंगे, और एक्सेप्शन क्या होते हैं? लिथियम एंड सोडियम। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेटल्स आर जनरली हार्ड, और इनकी हार्डनेस वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। कुछ मेटल ज़्यादा हार्ड, कुछ मेटल कम हार्ड। आगे सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कुछ मेटल्स को आप जब हैमर से ये क्या करोगे, हैमर से इनको बीट करोगे 4-5 बार, तो क्या होता है वो थिन शीट्स में, पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो बच्चों आपने देखा होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर के जो फॉइल होते हैं वो हमें स्वीट के ऊपर रखे हुए मिलते हैं, ठीक है। स्वीट के ऊपर आपको सिल्वर एंड गोल्ड के फॉइल मिलते हैं जिनको हम चांदी का वर्क कहते हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टी हुई? ये मोस्ट मैलिएबल प्रॉपर्टी हुई गोल्ड एंड सिल्वर की। उसके बाद बच्चों कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सेप्शन है। किस चीज़ का एक्सेप्शन है? यहाँ पे मरकरी आपका मैलिएबल नहीं होता, जिंक आपका मैलिएबल नहीं होता। इनको नोट डाउन करते रहना है बच्चों वरना आप भूल जाओगे। आगे हम एबिलिटी पढ़ेंगे मेटल की इनटू कन्वर्टिंग इनटू थिन वायर्स। जब हम किसी मेटल को पतले पतले तारों में, लंबे तारों में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा हुआ? गोल्ड, जिसको हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल हुआ। सरप्राइज की बात यह है बच्चों कि 2 किलोमीटर लेंथ बना लेते हैं हम 1 ग्राम गोल्ड से। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि प्लेटिनम गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा डक्टाइल गोल्ड ही होता है अभी तक की रिसर्च में। इट इज़ बिकॉज दियर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। बच्चों ये मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की ही प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसकी वजह से हमें अलग अलग शेप्स मिल जाती हैं अपनी नीड के हिसाब से। आपने देखा होगा ना कि हम गोल्ड के प्यारे प्यारे ज्वेलरी बना लेते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी बना लेते हैं अलग अलग शेप्स में। ही क्या वजह है? क्योंकि ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की, इस वजह से।
अगली प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़नी है, हीट की प्रॉपर्टी पढ़नी है कि क्या मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, हीट को पास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इस ये जो आपके सामने एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या करना है, एक मेटल का वायर लेना है, उस मेटल के वायर पे यहाँ पे वैक्स लगाना है, वैक्स में एक पिन आपको इटका देनी है। तो जैसे ही आप इसको बर्नर से हीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैक्स आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वैक्स मेल्ट होगा तो पिन आपकी नीचे की तरफ फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मेटल्स को जैसे हमने हीट किया तो उसने हीट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। अब जब आप तो ज़्यादा हीट करते रहो ये मेल्ट ही नहीं होगा, पिघलेगा ही नहीं, तो क्या पता चलता है कि इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया कि बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के, और बेस्ट कंडक्टर में एग्जाम्पल है सिल्वर एंड कॉपर। तो सिल्वर एंड कॉपर आपके गुड कंडक्टर्स यानी कि बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। उसके बाद लेड एंड मरकरी कुछ ऐसे हैं बच्चों जो कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर होते हैं। लेड एंड मरकरी आपके पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। बच्चों क्वेश्चन ये हो सकता है कि मरकरी तो पुअर कंडक्टर है हीट का, फिर भी जब हम थर्मामीटर जो टेम्परेचर से हम मेजर करते हैं फीवर चेक करने के लिए, वहाँ पे मरकरी क्यों होता है, क्योंकि बच्चों मरकरी का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारे थर्मामीटर होते हैं उसके अंदर मरकरी डालते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर किसी इंसान का बढ़ेगा तो ये एक्सपैंड कर जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बंदे को फीवर हो रहा है। अगली प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे पता चला, हमने यहाँ पे बैटरी में एक तार को यहाँ पे बल्ब में लगाया, दूसरे तार को यहाँ पे क्लिप लगाई, उसके बाद यहाँ पे स्विच लगा दिया, और इन दोनों के बीच में हम मेटल्स रख के देखते हैं। जैसे ही हमने मेटल्स रख के देखी तो हमें पता चल रहा है कि बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब बच्चों हमने ये देखा है कि हमारे घरों के अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है जो वायर्स होते हैं। उसका क्या रीज़न होता है, ये रबर लाइक मटेरियल हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो वायर्स हैं उनमें तो हीट पास हो रही है, तो वो हीट हम तक, हमारी बॉडी भी गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमारी बॉडी को टच ना करे, हमें नुकसान ना पहुँचाए, तो इसलिए हम ये वायरिंग की इसकी कोटिंग कर देते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि मेटल्स की जो सरफेस होती है वो हार्ड होती है, इसी वजह से वो अगर हम उन पे स्ट्राइक करते हैं किसी अदर हार्ड सब्सटेंस से तो वो सोनरस प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा आपके स्कूल्स बेल्स में क्या होता है कि जैसे ही पीरियड ओवर होता है तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। कैसे आती है ये आवाज़, क्योंकि जो मेटल का आपका बेल लगी हुई है उससे दूसरे सब्सटेंस से, दूसरे हार्ड सब्सटेंस से उसको स्ट्राइक किया जाता है, और ये प्रॉपर्टी सोनरस प्रॉपर्टी होती है। आई बात समझ में। तो अभी तक अब हम नॉन मेटल्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम एक्सेप्शन देखेंगे। नॉन मेटल्स में हमें जो भी हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये सारी की जब हम अपीयरेंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सामने एक्सेप्शन किस चीज़ का आ रहा है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन जो होता है आपका ये लिक्विड होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन बच्चों ये भी है, जब हम देखेंगे ना कि नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डायमंड है ये एक नॉन मेटल है और ये नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि कार्बन का एलोट्रोप है। और दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों नॉन मेटल्स में हम यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं कि मेटल्स की जो सरफेस होती है वो नॉन लश्रस होती है, नॉन लश्रस, शाइनिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा आयोडीन का। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन फिर भी लश्रस प्रॉपर्टी शो करता है। इवन आपका ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रोप है, ये तो हमने पढ़ा था ना, कार्बन का एलोट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब हम पढ़ चुके थे। ये ग्रेफाइट जो है आपका नॉन मेटल है और इसमें लश्रस प्रॉपर्टीज़ होती है। बच्चों ग्रेफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रोप है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। हमने देखा कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। नाउ आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि ये नॉन मैलिएबल होते हैं, इनको आप पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल होते हैं ये, लेकिन कार्बन आपका डक्टाइल होता है। तो ये बड़े बच्चों की बातें हैं, आप इनको देखो बच्चों। इस चैप्टर में मैं आपको बात बताती हूँ, इस चैप्टर में इतनी केमिस्ट्री है कि मैं आपको डिटेल में आपको 10 घंटे में भी ये चैप्टर पूरा करा सकती हूँ। लेकिन मसला क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना है एग्जाम पास, उसके बाद अपनी रियल लाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग रख ली है कि ताकि आप समझ सकें चीज़ें क्या हैं। उसके बाद आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पे पीएचडी तो नहीं करनी ना, तो बस इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या फाइनल हमने किया यहाँ पे, सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बट मरकरी आपका लिक्विड होता है। एक्सेप्शन जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगला, सारे मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम आपके ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप उनको अपने पाम पर भी रखें, हाथ पर रखें, तो वो मेल्ट कर जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन नोट करना है। आयोडीन एक नॉन मेटल है फिर भी लश्रस है। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन की जो अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जो कार्बन के एलोट्रोप कहलाते हैं, उनमें डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कार्बन का ही दूसरा एलोट्रोप ग्रेफाइट ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है।
एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, यहाँ पे आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। हालांकि ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं। जैसे ही आपने इनको नाइफ से काटा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये सॉफ्ट हैं। इनकी डेंसिटीज लो होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है बच्चों। नाउ मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। अब हम यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं आपके वो बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं और उसके साथ साथ एम्फोटेरिक होते हैं। ये आप नोट कर ले, मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में और न्यूट्रल होते हैं नेचर में। ये आप नोट डाउन करके रखें। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर के लास्ट में यहाँ तक पहुँचना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की अलग अलग तरीके से हम चेक करेंगे और हम पता लगाएंगे कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये जो हमारे पास सीरीज़ बन के आएगी रिएक्टिविटी सीरीज़, ये कैसे आई है, हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, अलग अलग तरीके से रिएक्शन करा के देखनी है तो हमें पता चल जाएगा। आपको एक चीज़ बच्चों ध्यान रखनी है, जो सबसे बिना किसी वजह से रिएक्ट करता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि एयर की प्रेजेंस में जो ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर ले तो वो तो और भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन अगर जो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा उसको हॉट वाटर में रिएक्ट कराना पड़ेगा। अगर हॉट में भी नहीं कर रहा तो उसको स्टीम देकर रिएक्ट कराना पड़ेगा। इसमें भी नहीं कर रहा तो उसको एसिड में डाल कर रिएक्ट कराना पड़ेगा। इसमें भी नहीं कर रहा तो उसको ऐसे किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करवाना पड़ेगा जो उसको हटा सके। ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, आयरन लिया, लेड लिया, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। ये मेटल्स हमने यहाँ पे ले लिए। तो सबसे पहले हम इनको एयर में बर्न कराएंगे। तो आपने एक्टिविटी की होगी ना, मैग्नीशियम रिबन जब जलता था तो डेजलिंग फ्लेम वो देता था। तो यहाँ पे हम ये वाली सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन सा मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हमारी जो रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज मेटल जब किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है। ये आपको समझना है। तो यहाँ पे इन्होंने पोटेशियम की बात नहीं करी है क्योंकि इन्होंने हमें सैंपल में पोटेशियम नहीं दिया था एनसीईआरटी ने, लेकिन हम अगर पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम आपका K2O बनाता है जो कि येलो कलर का सब्सटेंस है और ये इसकी जो फ्लैम होती है वो पर्पल कलर की फ्लैम होती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, एकदम से रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, एकदम से जलने लगता है। ठीक है, नाउ अगर हम सोडियम को रिएक्ट कराएं यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो सोडियम आपका Na2O बनाएगा जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस होता है और जब ये फ्लेम देता है, जिस कलर की फ्लेम होती है वो होती है ऑरेंज कलर की। देखो बच्चों फ्लेम की बता रही हूँ, आप मेरी बातों पे ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको जो मैं लिख रही हूँ बस लिखते चले जा रहे हो। ऑरेंज एंड गोल्डन कलर का ये फ्लेम देता है। उसके बाद जब हम कैल्शियम को, तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि सोडियम एंड जब पोटेशियम को जलाया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इन दोनों ने एकदम से फास्ट रिएक्शन दे दी, जल्दी जल्दी अपने सब्सटेंस बना दिए, K2O N2O बना दिया। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि K2O ज़्यादा तेज़ चला है या N2O ज़्यादा जल्दी बना है। लेकिन अलग अलग कलर की हमें फ्लेम मिली। पोटेशियम के केस में हमें पर्पल फ्लेम मिली थी एंड सोडियम के केस में हमें गोल्डन ऑरेंज फ्लेम मिली। उसके बाद हमने क्या किया, यही सेम केस हमने कैल्शियम के साथ कराया। तो जैसे ही कैल्शियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। ये भी बहुत तेज़ रिएक्शन देता है, वाइग्रस रिएक्शन होती है ये भी। और यहाँ पे जो सब्सटेंस बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका वाइट कलर का सब्सटेंस होता है और यहाँ पे वाइट डेजलिंग फ्लेम आपको मिलेगी। जैसे मैग्नीशियम के केस में मिली थी ना, वही सेम मैग्नीशियम के केस में मिलेगी, वही सेम आपको एल्यूमिनियम के केस में मिलेगी। तो जैसे ही हम इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा रहे हैं तो हमें सब्सटेंस भी सारे वाइट कलर के मिल रहे हैं, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के केस में यहाँ पे आपको MgO मिलेगा। तो तीनों के मैग्नीशियम तीनों के ऑक्साइड प्रोडक्ट वाइट कलर के मिले, तीनों की जो फ्लेम मिली डेजलिंग फ्लेम मिली। तो यहाँ पे तीनों ने वाइग्रसली रिएक्ट किया। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें पता तो चल गया कि ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि कौन पहले रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया कि पोटेशियम एंड सोडियम आपके ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है ये हम पता नहीं लगा पाए। नाउ इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, आगे भी बच्चों हम और रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे जिंक भी हमारे पास सैंपल था, हम जिंक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो ZnO मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आयरन को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे आपको तो Fe3
CuO4 आपको मिलेगा, येलो कलर का प्रोडक्ट होता है। देन कॉपर को आप रिएक्ट कराओगे तो आपको CuO मिलेगा जो कि ब्लैक कलर का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आपके जो सिल्वर होते हैं Ag, Au, प्लेटिनम, ये तो बच्चों रिएक्ट ही नहीं करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई। नाउ एल्यूमिनियम, ये रिएक्शन है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जो ये मेटल के ऑक्साइड्स बनकर हमारे पास आए थे ये पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिजोल्व्स इन वाटर। ये जो प्रोडक्ट्स की आप ये बात कर रहे हैं कि Na2O, K2O, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर मेटल्स के जो ऑक्साइड बनकर आए हैं वो पानी में घुल नहीं रहे हैं, लेकिन ये डिजोल्व हो जाते हैं फॉर्म एल्कलीज, ये एल्कली बना लेते हैं। जैसे कि Na2O को हमने पानी में मिलाया तो ये NaOH बन गया, और आपको पता है कि NaOH क्या होता है, एल्कली होता है, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स पानी में घुल जाते हैं, ये आपको याद रखना है, और ये एल्कलीज बनाते हैं, ठीक है। वी हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी 3.9 ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। हमने ये देखा कि सारे मेटल्स ऑक्सीजन से सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरह की रिएक्टिविटी दिखा रहे हैं मेटल्स की टुवर्ड्स। मेटल्स such as potassium and sodium react so vigorously they catch fire if kept in the open। पोटेशियम एंड सोडियम ऐसे मेटल है कि अगर उनको हम ओपन स्पेस में भी रख दें तब भी वो बहुत जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। तो इसी वजह से एक्सीडेंट से बचने के लिए हम उनको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो मेटल्स की सरफेस है, जिनमें मैग्नीशियम आपके पास है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये क्या करते हैं अपने ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर चढ़ा लेते हैं, एंड दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। क्या होता है, अगर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को अगर आपने और जिंक को अगर आपने खुले में छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम की लेयर चढ़ा लेंगे। तो बच्चों कुछ जगह पे ये लेयर्स फ़ायदेमंद भी होती है, जैसे कि आयरन डज नॉट बर्न। अच्छा, इन्होंने अलग प्रॉपर्टी बता रहे हैं यहाँ पे कि आयरन जो होता है वो हीट करने पर बर्न नहीं होता, लेकिन आयरन की जो फीलिंग्स है, यानी कि आयरन की जो फाइलिंग्स जो हमने देखी थी मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, वो क्या करती हैं, वो वाइग्रसली बर्न करती हैं जब उनको स्प्रिंकल किया जाता है फ्लेम ऑफ द बर्नर पे। कॉपर बर्न नहीं करता, लेकिन हॉट मेटल, जो हॉट मेटल होता है कॉपर का, वो ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट द हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड एंड प्लेटिनम भी यहाँ पर है, ये इनको हाई टेम्परेचर से के साथ भी रिएक्ट कराए ना अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये तब भी रिएक्ट नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या फाइनल पता चल रहा है कि सोडियम पोटेशियम वाइग्रसली रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Pb ये ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, Pb नहीं है यहाँ पर। देन Fe आयरन फाइलिंग, ये स्पार्क करता है। उसके बाद जो कॉपर है आपका वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का है। और जो सिल्वर एंड गोल्ड है आपका, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट ही नहीं कर रहे इवन एट द हाई टेम्परेचर। तो आपको बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक बेहतरीन प्रॉपर्टी यहाँ पे एनोडाइजिंग की दी गई है। एनोडाइजिंग होता है जब किसी एल्यूमिनियम की सरफेस पर हम Al2O3 की बड़ी सी थिक लेयर चढ़ा लेते हैं, और वो शाइनिंग सरफेस भी होती है, और उससे क्या होता है कि उसके ऊपर कोरोजन भी नहीं लगता। तो ये नेचुरली तो ये कर रही है, लेकिन हमें इसको ज़्यादा अमाउंट में करवाना है। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप्स थिन ऑक्साइड लेयर, मतलब एल्यूमिनियम नॉर्मल केस में जब एयर से एक्सपोज होता है तो वो थिन ऑक्साइड लेयर बनाता है, लेकिन एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड्स की जो कोटिंग है ये इसको क्या करती है, कोरोजन से बचाती है, जंग लगने से बचाती है, ख़राब होने से बचाती है। द रेसिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव। तो इस तरह के रेसिस्टेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस लेयर को थिक करके। अब ये थिक कैसे होगी, हमें एक एनोडाइजिंग प्रोसेस से करवाना पड़ेगा। इसको हम कैसे कराएंगे, देखिए यहाँ पे एक क्या होता है, बीकर के अंदर यहाँ पे आप एक एनोड की सरफेस रखेंगे, ये आपका एल्यूमिनियम है, इसको आप एनोड पे रखेंगे जो कि पॉजिटिव होता है। देन यहाँ पे आप दूसरा कोई भी मेटल रखेंगे, इसको कैथोड पे रखेंगे जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, ये एक सब्सटेंस, इसके अंदर आपने द ऑक्सीजन गैस इवोर्ड एट द एनोड, उसको ये मेरा जो ये ख़राब हो रहा है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एट द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया जो कि डाइल्यूट फॉर्म में था, और जब ये टूट जाता है तो आपका 2H++SO4-2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम का एक ये ले लिया, इसको हम एनोड पर रखेंगे यानी कि पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, दूसरा यहाँ पर कैथोड पर निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कैथोड पर आ गया आपका निगेटिव। तो यहाँ पे जब H2SO4 हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो 2H आयन होंगे यहाँ पर इसकी सरफेस पर जाएंगे और यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर आएगी एंड एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव लेयर। यहाँ पे Al2O3 की लेयर थिक लेयर बन जाती है इसके ऊपर, तो Al के ऊपर मोटी से थिक लेयर बन जाएगी। बच्चों ये तो स्मॉल स्केल पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लैब में ऐसा नहीं होता, वो बड़े से स्केल पर करते हैं जहाँ पे ये किया जाता है। और ये जो ऑक्साइड लेयर होती है इसको हम इट कैन बी डाइड इजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश, मतलब फाइनली एक अट्रैक्टिव फिनिश देने के लिए एल्यूमिनियम आर्टिकल्स पर हम ये करते हैं, ठीक है। आई जी की बात आपको समझ में ना हो।
आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा, ये सारी जो पिछली एक्टिविटीज़ हमने करी थी जिसमें हमने रिएक्ट कराया था मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। बच्चों मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको फाइनली बता सकती हूँ, अलग तरीके से मैं आपको रिएक्शन करा के दिखा सकती हूँ, लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है हमें उस बात पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आपको अगर पता भी होगा ना कि ये सीरीज़ है, फाइनली अगर आपको ये लाइन नहीं पता कि सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है, किस वजह से रिएक्टिव है, जो एक्टिविटी हमने 3.9 की थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कराई थी, तो हमें पता चल रहा था। तो यहाँ पे हमें फाइनली ये पता चल रहा है कि सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। किस वजह से? सोडियम ने वाइग्रसली रिएक्ट किया था, मैग्नीशियम ने थोड़ा लेस रिएक्ट किया था। द रिएक्शन मैग्नीशियम इज लेस वाइग्रस इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट रिएक्टिव एज सोडियम। तो ये रिएक्शन आपको बता रही है कि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है सोडियम से। बट बर्निंग इन द ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द दीज एलिमेंट्स। मतलब अगर हम बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बात हमें ये नहीं बता पाएगी कि क्या रिएक्टिविटी है। हमने तो पता चल गया कि इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन तेज़ कर रहा है, कौन कम कर रहा है, इन केस ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, ये हमें पता नहीं चल पा रहा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम कराएंगे वाटर से रिएक्ट। अभी तक हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे थे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ना ये सारी एक्टिविटी टीचर के असिस्टेंट में करनी है, खुद से नहीं करनी। पहले आप यहाँ पे जाके मेरी बात सुन के करने लगे और आप कहें कि मैम ने बोला था, नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि टीचर की प्रेजेंस में करनी है, सुपरविजन में करनी है, ठीक है, खुद से नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन द बीकर, हाफ फिल विद द कोल्ड वाटर। मतलब आपको ठंडे पानी के अंदर यहाँ पे सैंपल डालने हैं। विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यहाँ पे कौन सी मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगी। तो बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप पोटेशियम को इसके अंदर डालेंगे मान लो, तो कितना तेज़ वो रिएक्ट करती है वायलेंटली। यहाँ पे क्या होता है, जैसे पोटेशियम से रिएक्ट करती है, यहाँ पानी के अंदर H2O है, पानी से ये टूट कर बन जाएगा H++ OH माइनस आयन। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे H2 गैस निकलने लगेगी जैसे ही वो रिएक्ट करेगा। यहाँ पे स्टीम भी निकलेगी, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही हीट निकली और ये H2 हुआ, इसके साथ ये रिएक्ट करके यहाँ पे फायर हो जाएगी, यानी कि बहुत तेज़ आग लग सकती है। तो पोटेशियम इतना वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो पोटेशियम एंड सोडियम की अगर आप ना ही करें, मेरी बात मान लें, तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद बाकी आप क्या करेंगे, जब आप कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ही आपने कैल्शियम को पानी के अंदर डाला तो कैल्शियम आपका फ्लोट करने लगता है। अब आपको पता है कि कैल्शियम की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, तो ये फ्लोट कैसे कर रहा है, कम डेंसिटी वाला तो फ्लोट करता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ना बच्चों, ये बबल्स की फॉर्म में यहाँ पे निकलेगी और कैल्शियम को चारों तरफ से घेर लेगी इस तरीके से, और वो कैल्शियम उसकी प्रेजेंस में फ्लोट करने लगा। आपको पता है ना, बबल जो होते हैं वो बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका कैल्शियम यहाँ पे फ्लोट करने लगेगा। अब अगर आपसे कोई कहे कि कैल्शियम पानी में फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम, नहीं, डेंसिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन के बबल्स की वजह से फ्लोट करता है। सेम केस आपको मैग्नीशियम भी दिखाएगा, ऐसे ही फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, फिर से वही बात समझ में आ रही है कि सोडियम ज़्यादा, सबसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा, सोडियम उससे कम। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम में पता नहीं लगा पा रहे हैं कि दोनों एक तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं। चलें, अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद वाटर। अब यहाँ पे आपको इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। अभी करते हैं, पहले ये वाली केस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया। अभी पहले हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया था, उसके बाद वाटर के साथ। अब हमने कराएंगे मेटल को स्टीम के साथ। जो मेटल वाटर पे भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको स्टीम के साथ लेके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्लास वूल को सॉक्ड वाटर में, यहाँ पे ग्लास वूल ले ली, उसके अंदर पानी है ताकि स्टीम बने। यहाँ पे बर्नर से हमने गर्म करना शुरू किया, मेटल का अपना सैंपल डाल दिया। बच्चों इस केस में हम सोडियम एंड पोटेशियम को रिएक्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि वो कितने ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको स्टैंड में लगाया, देन बर्नर को यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जो कि अभी मैंने बताया किस तरीके से रिएक्शन से निकलती है। तो ये जब ये सब हम कराएंगे, मेटल से वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आपने कोई भी मेटल लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपका मेटल क्या था, कुछ भी देख सकते हैं, जिंक, ठीक है। यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, ओके। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगा, जिंक ऑक्साइड, देन हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ओके। मेटल ऑक्साइड, वाटर। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है आपका, इसको अगर हम दोबारा से पानी के अंदर कराएंगे तो ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है, ZnOH का होल ट्वाइस, ओके। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल्व्ड गैस हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। वही जो मैंने आपको बात बताई थी अभी कि पोटेशियम एंड सोडियम इतना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और जो हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस फायर को कैच कर लेती है। जैसे कि पोटेशियम ने पानी में डाला, KOH बनाया, हाइड्रोजन गैस एनर्जी निकली। सोडियम को पानी में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस हीट एनर्जी।
कैल्शियम ने वाटर के साथ लेस वायलेंटली रिएक्ट किया। यहाँ पे कैल्शियम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम फ्लोट करता है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। बच्चों ध्यान ये रखना है कि कैल्शियम ने कोल्ड वाटर के साथ करके फ्लोट करना शुरू किया था, जबकि मैग्नीशियम ने हॉट वाटर के साथ कोल्ड रिएक्ट करके फ्लोट करना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैं आपको बताना भूल गई थी, ऊपर मैंने दोनों को कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा दिया था, तो ये आपको यहाँ पे इसको सही कर लेना है कि कैल्शियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि कैल्शियम आपका कोल्ड वाटर में रिएक्ट करके फ्लोट हो रहा है और मैग्नीशियम हॉट वाटर में। Now magnesium does not react with cold water, it reacts with hot water. Magnesium hydroxide बनाता है, MgO बना लेता है. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. Metals like aluminium, iron, zinc do not react either with cold or the hot water. तो यहाँ पे जो मेटल्स हैं हमारे, आयरन हुआ या फिर आयरन को हम Fe से डिनोट करेंगे, जिंक और एल्यूमिनियम, ये हमारे रिएक्ट ही नहीं करते कोल्ड एंड हॉट वाटर से। तो हमने फाइनल क्या किया, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, सोडियम उससे कम, फिर कैल्शियम उससे कम, फिर मैग्नीशियम, यहाँ तक पहुंच गए। बाकी के जो मेटल्स थे उससे कम है एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका आयरन और उसके बाद जिंक। इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, इनको हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। मेटल्स को जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। जैसे कि आपका कोई मेटल है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जिंक, ठीक है, एग्जाम्पल, और HCl हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम बनाएंगे ZnCl, ये आपका बन जाएगा ZnCl2, देन आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मेटल्स को डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब होता है कि एक कंटेनर के अंदर जो एसिड की मात्रा है वो कम होती है और पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसको रिएक्ट कराने के बाद सॉल्ट मिलता है। लेकिन क्या ये सारे मेटल्स ऐसा कर सकते हैं? सारे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। जब किसी मेटल को, कोई भी मेटल आपने ले सकते हैं यहाँ पे, उसको जब आप HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। इसका क्या रीज़न है कि HNO3 जो होता है वो खुद से रिड्यूस हो जाता है, NO या फिर N2O, NO3 इस तरह के मेटल्स को मेटल नाइट्रेट बना लेता है, और जो मेटल है वो NO3 के साथ रिएक्ट करके मेटल नाइट्रेट बना लेता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। बस ये कहाँ पर होता है, जब मैग्नीज के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ हम HNO3 को रिएक्ट कराएंगे, उस दौरान ऐसा होता है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज का नाइट्रेट बनता है, NO3 का ऑल्टवाइज, ये आपका MN3 होगा, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सिर्फ मैग्नीज एंड मैग्नीशियम के केस में ऐसा होता है। यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है इस बात को, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। अब हमने ये सारा चीज़ देख लिया, सारे रिएक्शन कराने के बाद, कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन उससे कम रिएक्टिव है। ओके, नाउ हाउ डू, अच्छा बच्चों, ये एक्वारेजिया के बारे में भी बताया है। एक्वारेजिया क्या है, क्योंकि हम अभी तक ये देखते आ रहे हैं ना कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ में डिजोल्व नहीं हो रहे, तो एक्वारेजिया, इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 3:1 की कंसनट्रेशन होती है, यानी कि यहाँ पर जो HCl का अमाउंट है वो 75% होता है, और जो आपका HNO3 का अमाउंट है वो आपका 1% होता है। इसमें नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये 1% नहीं, HNO3 आपका हो जाएगा 25% और HCl आपका हो जाएगा 75%। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वारेजिया, और इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लगभग सारे के सारे रीजेंट्स इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम भी इसमें डिजोल्व हो जाता है। तो जो आपके सुनार होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी तरह का सैंपल यूज़ करते हैं आपके गोल्ड के साथ काम करने के लिए। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब ये जो मेटल्स का मेटल सॉल्ट, अदर मेटल सॉल्ट, यानी कि जैसे कि ZnCl2, ये एक सॉल्ट है मेटल का, तो इसके साथ में आयरन कैसे रिएक्ट करता है ये हमें देखना है। इस तरह की जब रिएक्शन होगी तो जो ज़्यादा बहादुर होगा, ये मान लीजिए ये सॉल्ट है ZnCl2, इसमें से मान लो आयरन इसको रिमूव कर रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हो गया Zn से। कहने का मतलब है इस तरह की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए, इसको समझने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है। इस एक्टिविटी को मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक बीकर ली, इस बीकर के अंदर क्या किया, क्लीन वाटर, कॉपर एंड आयरन नेल डाले। यहाँ पे आपने डाला ये आयरन का नेल, दूसरा डाला कॉपर का वायर, ये डाल दिया। इसके अंदर जो आयरन नेल था, आयरन को Fe कहते हैं, इसके अंदर इन्होंने डाला कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन, और जो कॉपर वायर था उसके अंदर आयरन सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन डाला। अब कुछ देर बाद ये आयरन नेल डाले, टेस्ट ट्यूब डाली, इसके बाद थ्रेड से यहाँ पे कोर करके बंद कर दिया। उसके बाद क्या देखते हैं, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। मतलब ये एक लो है कि जो रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो दूसरे कम लेस रिएक्टिव मेटल को
को अपने कंपाउंड से, सॉल्यूशन से या उसकी मॉर्टन फॉर्म से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फाइनल आयरन नेल पे इन्होंने ब्राउन कलर की कोटिंग दिखा रखी है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि आयरन की जो नेल थी उसके ऊपर कॉपर ने आके यहाँ पे मतलब अपनी कोटिंग बना ली। तो क्या पता चला कि ये जो सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था CuSO4 और उसमें आयरन था, यहाँ पे क्या बन गया FeSO4 और ये जो कॉपर बचा, ये कॉपर आके जाके लग जाता है आयरन नेल के ऊपर। तो आयरन ने क्या किया, आयरन ने CuSO4 को उसके सॉल्यूशन से रिमूव करा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन ज़्यादा बहादुर हुआ, तो यानी कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में आगे आ जाएगा, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने ये पहले भी पढ़ा है कि वो बेटर एविडेंस है हमारी रिएक्टिविटी देने का। तो अगर कोई मेटल A दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल B से निकाल कर खुद मेटल B बन जाता है और सॉल्यूशन को A में डाल देता है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल A है यहाँ पर यहाँ पर जो मेटल A है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, नाउ द रिएक्टिविटी सीरीज, हमें फाइनल ये रिएक्टिविटी सीरीज मिलती है। इट इज़ द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, देन आपका मरकरी, देन आपका सिल्वर एंड देन गोल्ड। ओके, ये रिएक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पे आपका गोल्ड आ जाएगा। इससे भी कम अगर आप देखें तो प्लेटिनम भी इसके नीचे आएगा। ओके, ये बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं कि हम क्यों इमर्स करते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि वो हवा में रखते हैं अगर सोडियम को तो वो रिएक्ट कर जाता है, उसमें आग लग जाती है। यहाँ पे आयरन और स्टीम की रिएक्शन पूछी, ये मैंने लिख दी है, तो आप इसको देख लें। ठीक है, नाउ ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन्होंने मेटल के नाम नहीं बताए, हमें ABCD दे दिया, देन आयरन दिया, कॉपर दिया, जिंक दिया एंड सिल्वर नाइट्रेट। ये इन्होंने सारे सॉल्ट सॉल्यूशन देके हमसे पूछा है कि यहाँ पे कौन ज़्यादा रिएक्टिव। तो आप क्या करेंगे, देखो बच्चों आपको इतना तो पता है ना रिएक्टिविटी सीरीज से फाइनली कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम आयरन, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर। ये हमें फाइनल रिएक्टिविटी सीरीज से मिला। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर। यहाँ पे हमारे पास जो आयरन है तो इन्होंने ये यहाँ पे आयरन सल्फेट है, फिर है जिंक सल्फेट। तो जिंक से तो कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा। आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, मेटल B डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर एंड Ag ये बाद की बात है, तो कौन आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन को B डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल B हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब हमने देखना है कि मेटल एंड नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि नोबल गैस, जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो हमने देखा था कि नोबल गैसेस होती हैं जैसे कि आपकी हीलियम, नियोन, इस तरीके से, जिनका जो फाइनल जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो फिल्ड होती है, ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है। ठीक है, उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल शो द लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी, बहुत कम ये केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं नोबल गैस दी गई है हीलियम, नियोन, आर्गन। यहाँ पे हमारे पास मेटल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इन्होंने क्या कहा है कि ये मेटल्स क्या करते हैं, ये तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं जैसे कि आपका सोडियम है, इस सोडियम में हमें पता है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं एंड 11 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपने अगर ये ध्यान हो, आपको एटम के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूक्लियस थे रखी है, डिस्क्रीट सीरीज में इलेक्ट्रॉन थे, याद है ना सब कुछ। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 एंड 1 इस तरीके से आएगा। ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल। तो जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये बाहर कर देता है। इसी तरीके से जो क्लोरीन एटम है आपका, जो कि नॉन मेटल है, क्लोरीन में कितना होते हैं 17। यहाँ पे हम करेंगे 2, 8 एंड 7। तो क्लोरीन क्या करता है, एक मेटल को, उसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इस दौरान क्लोरीन के पास क्या हुआ, 17 प्रोटॉन हुए और 18 इलेक्ट्रॉन हुए। सोडियम के पास क्या हुआ, 11 प्रोटॉन हुए और 10 इलेक्ट्रॉन हुए। क्यों, क्योंकि इन दोनों ने, जो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्या बना लेता है, NaCl। और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाता है और इसको कहते हैं हम सॉल्ट। तो बच्चों हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं वो सोडियम एंड मतलब अलग अलग तरीके के सॉल्ट होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल एक साथ मिलकर जो सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए गए हैं। ये सोडियम एंड क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया है। इस स्ट्रक्चर को हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या है कि ये जो सोडियम का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, एक्स्ट्रा नहीं था मतलब उसको शेयर करना था, तो यहाँ पे देने, क्योंकि उसको भी तो इसके साथ जुड़ना है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को दे रहा है। क्लोरीन के ये इस तरीके से दिखाए गए हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, और ये इसने इसको दिया। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम केटायन कहते हैं, एंड क्लोरीन पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, जिसको हम एनायन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड आयन बन जाता है आपका। सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स बट एग्रीगेट ऑफ द अपोजिटली चार्ज्ड आयन। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसमें एग्रीगेशन होता है अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आयन का। इसी तरीके से आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 2 बनेगा। K, L एंड M, M शेल में 2 होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव कर देगा। रिमूव
कैसे करेगा, देखिए ये एक क्लोरीन को एक दे देगा, दूसरे क्लोरीन को दूसरा दे देगा। तो इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने देगा, एक क्लोरीन ले लेगा, दूसरे क्लोरीन ले लेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से इसने एक क्लोरीन को यहाँ पे दिया, MgCl2 का स्ट्रक्चर बना लिया। ये आपके सामने लुईस स्ट्रक्चर है। The compound formed in this metal by the transfer of electron from a non-metal are known as ionic compound। तो ये जो मेटल्स के जो कंपाउंड्स बन रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ में मिलके, इनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे इनमें आप कैटायन एंड एनायन के नाम पूछे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूँ MgCl2 में Mg+2 एंड Cl-, तो यहाँ पे आपका कैटायन कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला कैटायन होगा और निगेटिव वाला एनायन होगा। ठीक है, ये आप लिख लेना यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं। तो देखिए बच्चों, ये इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्पैटुला में इन्होंने कुछ सैंपल लिया है। यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 3.3 में, ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सारे सैंपल्स लेकर लेबोरेटरी में चेक करने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने चेक करना है। तो जनरली हम क्या फाइंड करेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि आपका NaCl, ये जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो बहुत ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ये हम पता देख लेंगे। ये छोटे मतलब इसको पेसेस में तोड़ना एकदम से इजी नहीं होता, इनको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। लेकिन बच्चों, क्या इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये चीज़ हम यहाँ पे इस एक्टिविटी के जरिए पहचानेंगे। तो एक्टिविटी इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए हमें इनको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास NaCl है, क्या NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो सॉलिड स्टेट में तो बच्चों नहीं होगी जब वो सॉल्ट की फॉर्म में है। या तो आप उसके अंदर पानी मिला दो तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगी, या फिर आप इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दो। तो मोल्टन स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आपका NaCl है, उसको आप 800 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करेंगे तो वो आपका NaCl लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हम इसको फ्यूज स्टेट भी कहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं हमारे अर्थ क्रश के अंदर, तो वो आगे यहाँ पे क्या पढ़ना है, सॉरी, तो अच्छा मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना, ये मुझे बार बार रिमाइंड कराया जाता है कि मुझे डिटेल में नहीं बताना है। तो टेस्टिंग ऑफ द कंडक्टर ये हमने देख लिया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, किस तरीके से ये एक्टिविटी शो कर रहे हैं। अब बच्चों आगे हमने ये देखना है कि जो मेटल्स हमारे अर्थ क्रश, अब आपको पता है अर्थ क्रश क्या होती है। देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है ये यहाँ पे, जिसके अंदर जो हमारी मिट्टी वाली, इसके अंदर तक अगर हम जाएँ तो यहाँ पर अंदर ये अर्थ क्रश होती है। इसके अंदर अलग अलग तरह के मेटल्स मिलते हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मान लीजिए यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो हम माइनिंग करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे हमें फ़ायदा होता है, मतलब इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है, इसमें भी अलग अलग तरह की गैसेज होती हैं, अलग अलग तरह के एलिमेंट होते हैं गैसेज के अंदर, आपने देखा होगा। लेकिन हम अर्थ क्रश से जब सामान को निकालते हैं किसी भी मेटल को, तो उसको हम माइनिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होते हैं हमारी अर्थ क्रश में, वो ओर की फॉर्म में होते हैं। और यानी कि उनके अंदर मिनरल्स होते हैं अलग अलग तरह के, एक साथ मिले हुए होते हैं, उनको हमें अलग करना पड़ता है। और जब हम उनको किसी प्रोसेस के जरिए अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम फिजिकल नेचर पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं, समवट हार्ड बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का। एंड जनरली ब्रिटल होते हैं, उनको हम पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हमने भी देखा ऊपर वाली एक्टिविटी में। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जैसे कि MgCl2 है, अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा इसको हीट करना पड़ेगा, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ये नहीं घुलते, जैसे कि केरोसिन में नहीं घुलेंगे, पेट्रोल में नहीं घुलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें तो ये इनका जो सॉल्यूशन है उसमें मूवमेंट्स होता है चार्ज पार्टिकल का। हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करानी होती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इनको सॉल्यूशन यानी कि पानी की फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन अगर इनका होता है तो ये टूट जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, तो यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। बट a solution of an ionic compound in water contains ion which move to the opposite electrons when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ द आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। सॉलिड स्टेट में जो इनका मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। जबकि बच्चों जब हमने मेटल की बात की थी तो वहाँ पे सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में करते हैं। जब हम इनको, जैसे मैंने आपको बताया कि NaCl को अगर हम मोल्टन में कन्वर्ट करें तो 800 डिग्री सेल्सियस में ये NaCl लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मोल्टन स्टेट कहलाती है। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम, क्योंकि जब हमने इतनी ज़्यादा हीट दे दी तो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आयंस मूव कर जाते हैं फ्रीली और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। अब बच्चों मेटल्स देख लेते हैं कि कहाँ पर अकरेंस होती है मेटल्स की।
जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो मेजर सोर्स होता है मेटल्स का। जैसे सी वाटर है, जो पानी मतलब आपका पानी समुद्र का पानी होता है, उसमें भी सॉल्ट होता है, NaCl होता है उसके अंदर भी। तो वहाँ पे क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो जो एजेस होती हैं, सरफेस होती है, वहाँ पर सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में आपको सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आपको कहाँ पर मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, और इनको हम मिनरल्स कहते हैं। कुछ प्लेसेस पर ये मिनरल्स हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, हाई परसेंटेज होती है, और प्रॉफिटेबली हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। जहाँ पर ये मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं उनको हम ओर्स कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हम इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों, इनको एक्सट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके से। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कुछ मेटल्स हमने रिएक्टिव पढ़ा, कुछ पढ़ा नॉन रिएक्टिव, कुछ पढ़ा लेस रिएक्टिव। तो इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए अलग अलग कराते हैं, और जो आपके कम रिएक्टिव होते हैं उनको हम तोड़ ताड़ के अलग अलग तरीके से रस्टिंग, कैल्सिनेशन, इस तरीके से कैल्किनेशन, ये सारे प्रोसेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इस फ्लो चार्ट के जरिए समझाती हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, जो मीडियम रिएक्टिव हैं, और जो लो रिएक्टिव हैं। तो लो रिएक्टिव में जो जिनके अंदर सल्फाइड ओर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग करने से क्या होता है, वो उनके सल्फाइड ओर्स ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ कि किसी भी ऑक्साइड से उसके मेटल को निकालना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म से। तो यहाँ पे हमने जो सल्फाइड ओर्स वाले थे, जिनकी लो रिएक्टिविटी थी, उनको रोस्टिंग करा के उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कराया, और उसके बाद उनको मेटल्स को निकाल लिया और रिफाइनिंग कर दी। ये एक आसान तरीका हो गया। दूसरा, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम मीडियम होती है, तो उनमें दो तरह के मेटल्स आपको मिलेंगे, जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं और सल्फाइड ओर्स होते हैं। जिनमें कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको हम कैल्किनेशन प्रोसेस देकर उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम सल्फाइड ओर्स को अभी हमने किया था, रोस्टिंग प्रोसेस से उनको ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हमें मिल जाते हैं तो हम इनको रिड्यूस करा देते हैं दूसरे मेटल की प्रेजेंस से, और हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल मिल जाता है। जिनको हाई रिएक्टिविटी होती है उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन ओर का, और प्योर मेटल मिल जाती है। ये बच्चों थोड़ा सा महंगा खर्चे वाला चीज़ है, तो इसको हम जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है उन्हीं के केस में यूज़ करते हैं। बाकी सबको हम तोड़ फोड़ के साथ कराते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के जरिए। नाउ ये कह रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये तो कम रिएक्टिव है। अब आप देखोगे कि जब ये फ्री स्टेट में भी आपको सिल्वर मिलेगा, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मिलेगा फ्री स्टेट में, तो इनसे कौन कंबाइन कर रहा है, क्योंकि ये तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी आपका कॉपर और सिल्वर जो है ये कुछ हद तक कंबाइंड स्टेट में आपको मिल जाएगा, लेकिन गोल्ड एंड प्लेटिनम आपको फ्री स्टेट में मिलता है। तो कॉपर एंड सिल्वर कहाँ पर मिलता है, सल्फाइड की फॉर्म में, AgS की फॉर्म में, एंड ये जो आपका ऑक्साइड्स की फॉर्म में, एंड कॉपर आपका CuO। इस तरीके से ये अलग अलग सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं। द मेटल्स ऑफ द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो ये टॉप होते हैं रिएक्टिव सीरीज, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड दे आर नेवर फाउंड इन नेचुरल एज द फ्री स्टेट। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कोई भी मिलता है उसके साथ एक साथ मिल के अपना और बना लेते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल आपको नहीं होते हैं। जो मिडल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक, आयरन एंड आपका लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, एंड ये दीज आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली इज द ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट की फॉर्म में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मॉडरेटली रिएक्टिव जो थे कार्बोनेट एंड सल्फाइड की फॉर्म में थे, इनको हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के जरिए ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया। कहने का मतलब अभी तक ये है कि बच्चों ये सारे को जो हम ऑक्साइड्स की फॉर्म में लेकर आते हैं, यू विल फाइंड द ओर्स, मेनी मेटल्स के ओर्स आपको ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे। इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है और बहुत मोस्ट अबंडेंट होता है हमारी अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट की बात कर रही हूँ, एटमॉस्फेयर के अंदर तो 21% होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन। अब इनको अलग अलग करने के 3 तरीके हैं, लो रिएक्टिविटी, मीडियम एंड हाई रिएक्टिविटी को, ये हमने समरी यहाँ पर आपको बता दी। अब एनरिचमेंट ऑफ द ओर्स, जब हमारे पास ओर्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। देखिए, जब हम ओर को माइंस करते हैं अर्थ से, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की लार्ज अमाउंट की हमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं, उसके अंदर सॉइल भी मिलेगी, सैंड भी मिलेगा। इन इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग बोलेंगे। इन इम्प्योरिटीज़ को हमें रिमूव करना होता है, या तो एक्सट्रैक्शन से पहले करेंगे मेटल्स के, या फिर इस प्रोसेस को, जो गैंग का प्रोसेस इसको रिमूव करने का, ये डिफर करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, कि हम जो मेटल्स निकाल रहे हैं उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, आसानी से निकल भी रहा है फिजिकल प्रोसेस से या नहीं, या हमें केमिकल प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। देखिए बच्चे, जो एक्टिविटी सीरीज एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जिनका लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इनके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम मेटल्स में रिड्यूस कराते हैं बाय हीटिंग अलोन, सिर्फ उनको हीट करके कराना होता है। एग्जाम्पल सिनेबर, देखो ये सिनेबर है HGS,
यानी कि मरकरी का सल्फाइड, ये एक और है, और ऑफ मरकरी, ये आपको याद रखना है कि और ऑफ मरकरी HGS। व्हेन इट इज़ हीटेड इन द एयर, जब हम इसको एयर में हीट करते हैं तो पहले तो ये कन्वर्ट हो जाता है मरकरी ऑक्साइड में, HgO में, उसके बाद ये मरकरी ऑक्साइड देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। इसको जब हम दोबारा से हीट करेंगे तो ये आपका मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से कॉपर के साथ होता है। कॉपर आपका CuS की फॉर्म में मिलेगा नेचर के अंदर, और जब हम इसको और की फॉर्म में लेते हैं तो हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो Cu2O आपका Cu2S उसी वाले दूसरी फॉर्म से रिएक्ट करके ये Cu में हमको फाइनल मिल जाएगा। इस तरीके से हम मैटर को अलग अलग तरीके से निकालते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मिडल रिएक्टिविटी वाले सीरीज़ हैं, जो एक्टिविटी सीरीज में मिडल पोजीशन पर आते हैं, उनके अंदर आपको कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स वाले मिलेंगे। तो जो सल्फाइड्स वाले हैं उनको हम रोस्टिंग कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ZNO में कन्वर्ट, यानी कि ZNO इन द सेंस वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। Zn का तो इन्होंने एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। देन कैल्किनेशन, बीच वाली सीरीज में से आप कुछ भी ले सकते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव में से। कैल्किनेशन उनका कराते हैं जो कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं। हीट कराने का मकसद यही है सिर्फ कि हमें उनको उनके ऑक्साइड्स की फॉर्म में कराना है। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम रोस्टिंग वाला प्रोसेस कराते हैं तो हम एक्सेस अमाउंट में एयर देते हैं, बहुत ज़्यादा एयर देते हैं, लेकिन जब कैल्किनेशन का प्रोसेस होता है तो जो लिमिटेड एयर हम यहाँ पे देते हैं, क्योंकि ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस, ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ये खुद से फिर रिड्यूस हो जाते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। जैसे कि यहाँ पे हमने कार्बन लिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मेटालिक जिंक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग प्रोसेस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो मेटल्स को हम ऑब्टेन करते हैं वो कौन सा केमिकल प्रोसेस है, वो रिडक्शन प्रोसेस है। कार्बन के अलावा आप अदर मेटल ऑक्साइड्स यानी कि कुछ अलग भी मेटल ऑक्साइड्स ले सकते हैं, कुछ मेटल्स ले सकते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा सकते हैं ताकि आपको आसानी से आपका मेटल मिल जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये एक एक्टिविटी दिखाई गई, थर्मल प्रोसेस ऑफ द जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको दैट इज थर्मेट प्रोसेस। ये यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये थर्मिट प्रोसेस में क्या हो रहा है, Fe2O3 ये एक पाउडर की फॉर्म में होता है रेड कलर का, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये Fe इसके ऊपर अटैच हो जाता है एंड Al2O3 देन हीट निकलती है। ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत हीट यहाँ से निकलती है, इससे हम रेलवे ट्रैक को ठीक कर लेते हैं। देन एक्सट्रैक्शन मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो हाईली ऊपर की तरफ होते हैं, टॉप सीरीज में होते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए अलग कराते हैं, जैसे कि सोडियम एंड क्लोराइड। ये आपका सोडियम आपका मेटल हुआ, क्लोराइड नॉन मेटल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पर इनका, जैसे कि कैथोड पर एंड एनोड पर हमने ये आपका प्योर मेटल ले लिया। देन यहाँ पे आपका जो दूसरा मेटल, यही सेम मेटल यहाँ पे इम्प्योर फॉर्म में लेंगे एंड यहाँ पर आपका प्योर फॉर्म में लेंगे। तो क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म से जो मेटल है ये इधर की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर आपकी इकट्ठी हो जाती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को हम एनोड मड कहते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसका मैकेनिज्म बहुत ईजी है, आप इसको समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूंगी, हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस, फिर हम मेटल्स को रिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग। यहाँ पे कॉपर जिंक टिन यानी कि Sn देन निकल सिल्वर गोल्ड, इन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किन मेटल्स की जाती है, कॉपर जिंक टिन निकल सिल्वर गोल्ड आर रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलिटिकली। तो बच्चों ये सब कुछ है इस चैप्टर में। यहाँ पे कोरोजन की बात करी गई है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि सिल्वर आर्टिकल, उनको अगर हवा में छोड़ दोगे, आपका सिल्वर है जैसे कि आपकी चांदी की रिंग होती है, तो उस पर जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो क्या होता है, उस दौरान वहाँ पर वो ब्लैक कलर का हो जाता है, AgS। जो एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर होती है वो उससे रिएक्ट करके AgS में कन्वर्ट कर लेती है और ये आपका ब्लैक कलर का होता है, तो आपकी जो रिंग है वो ब्लैक होने लगती है, ये सिल्वर सल्फाइड होता है। इसी तरीके से आपका कॉपर है, कॉपर के बर्तन आपके घर में होंगे, कुछ सामान होगा, तो वो आपका क्या करता है, वो ग्रीन कोट बना लेता है अपने ऊपर एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, और उसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। आयरन क्या करता है, मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके उस पर रस्ट यानी कि जंग लग जाता है। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि आयरन को कैसे, यहाँ पे आयरन नेल डाली इन्होंने किसी सॉल्यूशन के अंदर और उसके अंदर यहाँ पे एयर दी, तो यानी कि यहाँ पे तो रस्ट लग गया क्योंकि यहाँ पे एयर मौजूद थी। इस वाली रिएक्टिविटी में रस्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑयल साथ में मिलाया था। ऑयल में क्या होता है, ऊपर की तरफ ये एयर को प्रिवेंट कर देगा, अंदर एयर जाएगी नहीं। तो इस दौरान भी, और बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर को बॉइल करके लिया था ताकि उसकी इंप्योरिटीज़ को रिमूव करा सकें। तो यहाँ पर भी रस्ट नहीं लग रही, यहाँ पर भी रस्ट, क्योंकि यहाँ पे ड्राई एयर ली है और उसके साथ साथ इन्होंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया जो कि ड्राइंग एजेंट होता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे एयर जो है ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे भी एयर नहीं मिल रही, यहाँ पे भी एयर, इसकी वजह से यहाँ पे भी आपकी जो क्या कहते हैं उसको, जंग नहीं लग रहा है, रस्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी रस्ट नहीं लग रहा है।
ठीक है बच्चों, इस कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जो कि थिन लेयर्स हम लगाते हैं जिंक की। ये एल्यूमिनियम का कोई भी सब्सटेंस उसको जिंक के अंदर डाला, मतलब जिंक का सॉल्यूशन होता है, उसके ऊपर जिंक लग जाता है, तो ये गैल्वेनाइजेशन होता है। एलोइंग एक गुड मेथड होता है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कुछ मेटल्स हैं और वो हार्ड नहीं है, तो हमें उनको हार्ड करना है, तो उसको जैसे कि आयरन अगर आप नेचुरल स्टेट में देखें, जो मतलब आयरन की प्योर फॉर्म होती है, तो आयरन को हम स्ट्रैच कर सकते हैं, वो सॉफ्ट होता है, स्ट्रैच कर सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम कार्बन मिला देते हैं 0.025, और ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में कार्बन मिलाने को ही हम एलोइंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने आयरन को इसके साथ मिक्स किया, अगर निकेल एंड क्रोमियम के साथ मिक्स किया तो हमें स्टेनलेस स्टील मिल जाती है। इसी तरीके से इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि मेटल्स, मरकरी जो होता है उसका एक एलोय है अमलगम, अगर मरकरी के साथ किसी को मिलाएंगे तो उसको अमलगम कहेंगे। अगर यहाँ पे एक ब्रास है, ये एक एलोय है, किस किस का एलोय है, ये कॉपर एंड जिंक का एलोय है। ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर एंड टिन का एलोय है। उसके बाद एक सोल्डर होता है जो कि लेड एंड पीबी, एसएन एंड पीबी, इनका एलोय होता है। तो ये सारे इनके जो एलोय होते हैं हैज़ अ लो मेल्टिंग, सॉरी सोल्डर की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और ये वेल्डिंग में यूज़ होता है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आयरन पिलर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए बच्चे, आयरन पिलर हमारे कुतुब मीनार में है। इसमें ये चीज़ आपको समझाने के लिए है कि हम जो क्या कर रहे हैं, हम जो आयरन है उसको अपने आज के टाइम पे जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको हम ऐसा करते हैं कि आयरन को हम डस्ट करने से बचाते हैं, सॉरी रस्टिंग लगने से बचाते हैं। अलग अलग तरह की रिएक्शन करके उसको ऊपर पेंट कर देंगे, उसको अलग अलग तरीके की कोटिंग कर देंगे। लेकिन पुराने टाइम से जो 1600 साल पहले ये आयरन पिलर बना था कुतुब मीनार के अंदर, इस पर आज तक भी रस्टिंग नहीं हुई है। तो अभी तक इस पर वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ हो चुकी हैं कि इस पर जो रस्टिंग है वो क्यों नहीं लगी है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टडी ओवर इट। ये 8 मीटर की हाइट का 6 टन के बराबर इसका वेट होगा और ये